नहीं नहीं, मैं ये सब हरगिज नहीं लूंगा। तू कैसी बात कर रहा है यार? शिवानी को मैं बहू नहीं, बेटी बनाकर ले जा रहा हूं अपने घर, और मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, समझ गया ना? अरे पर शादी ब्याह में ये सब तो चलता है ना यार, और वैसे भी ये सब मैं तुझे नहीं अपनी बेटी को दे रहा हूं, समझा? तो तू चुपचाप बैठकर समोसा खा। नहीं यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे भाई। हम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी तू अपना वादा निभा रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर मैं तुझसे दहेज लूंगा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, और फिर दुनिया तो यही कहेगी ना कि अमीर दोस्त का फायदा उठाया मैंने। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर शिवशंकर की आंखों में आंसू आ गए, और ये देखकर उसके बचपन के दोस्त रवि किशन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, अरे बस कर पगले, तेरी यही खुददारी तो है जिसे देखकर मैंने बचपन में ही अपनी शिवानी का रिश्ता तेरे सूरज से तय कर दिया था। मैं जानता हूं कि सूरज तेरी ही परछाई है, और लाखों में एक है वो। मुझे पूरा भरोसा है कि तेरे घर में मेरी बच्ची को भरपूर प्यार मिलेगा, और बस यही तो चाहिए उसे। क्यों, मैंने सही कहा ना शिवानी? अपने पिता की बात पर शिवानी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। असल में सूरज और शिवानी का रिश्ता उनके बचपन में ही तय कर दिया गया था। रवि किशन और शिवशंकर बचपन के दोस्त थे। बीतते वक्त के साथ रवि किशन ने शहर आकर खूब तरक्की कर ली, लेकिन शिवशंकर खेतीबाड़ी संभालते हुए उसकी बराबरी न कर सका। लेकिन इस बात का उनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और न ही शिवानी और सूरज के रिश्ते पर, क्योंकि कहीं न कहीं उनके भी दिल बचपन से ही जुड़ चुके थे। हेलो शिवानी, आई डिड इट, मेरा वीजा अप्रूव हो गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मानते हो ना मैं लकी हूँ आपके लिए। अरे ये तो मैंने बचपन में ही मान लिया था, बट एक प्रॉब्लम है यार। क्या? मुझे शुरुआत में अकेले ही दुबई जाना होगा, बस 2-3 सालों की बात है। अच्छा, वैसे कब जाना है आपको? बस हमारी शादी के 2 हफ्तों के बाद। तुम मैनेज कर लोगी ना? मुश्किल तो होगा, पर आई विल मैनेज। आप बस जल्दी से अपना सपना पूरा करके आ जाना मेरे पास। अरे मैं आऊंगा, और फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा अपने साथ, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा जी, सिर्फ मुझे? नहीं नहीं, हम पूरी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, सब एक साथ रहेंगे वहाँ। ओ मैडम, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो हम आसान बना लेंगे, आप अभी ज्यादा मत सोचो। सूरज शिवानी को वो हर खुशी देना चाहता था जो उसे उसके मायके में मिलती आई थी, और इसके लिए उसे कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना था। इसीलिए शादी के बस 2 हफ्तों के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो दुबई जा रहा था। इधर शिवानी उदास तो थी, लेकिन उसे लगता था कि दुबई जाकर अच्छी जॉब करना सूरज का सपना है। इसीलिए उसने हंसते चेहरे के साथ सूरज को विदा किया, और फिर, माँ जी मुझे कपड़े धोने थे, वॉशिंग मशीन कहाँ है? वहीं जहाँ से तुम्हारे पापा ने नहीं खरीदी तुम्हारे लिए। जी मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ समझोगी, समझदारी का पूरा ठेका तो मेरे परिवार ने ही ले रखा है ना। यहाँ कोई मशीन वशीन नहीं है, हम सब हाथों से ही धोते हैं कपड़े। जी ठीक है। सूरज के पिता ने शिवानी के परिवार से किसी भी तरह का दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, और इसी शर्त के साथ शिवानी और सूरज की शादी हुई थी। लेकिन इस बात से सूरज की माँ पार्वती बहुत नाराज थी। शादी के वक्त वो लाख कोशिश करके भी अपने पति का इरादा नहीं बदल सकी, लेकिन अब वो अपनी सारी भड़ास शिवानी पर उतार रही थी। बहू, एक बात सुनो, ये इतने महंगे कपड़े पहनकर घूमने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब तुम अपने बाप की हवेली में नहीं हो, ससुराल में हो, तो यहीं के रंग ढंग में रहो। तुम्हारे ये महंगे कपड़े देख देख कर मेरी बेटी का जी ललचाता है। अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं पापा से बोलकर सीमा के लिए भी ऐसे कपड़े मंगवा देती हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं थी तो पहले ही लेकर आने चाहिए थे ना। रहने तो अब कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, पापा ने तो सब कुछ सोच कर रखा था, पर यहीं से मना किया गया था, इसीलिए। हाँ, और इसीलिए तुम्हारे अमीर खानदान को मौका मिल गया अपना असली रंग दिखाने का। रहने दो, शरीफ खानदान है हमारा, तो हमें तो मना करना ही था, मगर जिसे जो करना होता है ना वो कर ही देता है। इतना कहकर पार्वती तो वहां से चली गई, लेकिन शिवानी वहीं खड़ी सोचती रह गई कि इस सब में उसकी क्या गलती है, और अब वो आगे ये सब कैसे संभालेगी। पार्वती का उसके प्रति बर्ताव बीतते दिन के साथ और खराब होता जा रहा था, और तो और शिवानी की ननद सीमा भी इस सब में अपनी माँ का पूरा साथ दे रही थी। दोनों माँ बेटी ने घर का हर काम शिवानी पर ही डाल दिया था, और शिवानी किसी से बिना कुछ कहे सब कुछ सहती जा रही थी। उसके ससुर शिवशंकर इस सब का विरोध करना चाहते थे, लेकिन शायद ये शिवानी की खराब किस्मत ही थी
कि उसकी शादी के बाद से ही शिवशंकर की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब उनका बचना मुश्किल ही लग रहा था। पापा जी, आप मेरी बात मान लीजिए ना, मैं पापा से बोलकर आपका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का सामना करने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। कितने भरोसे के साथ उसने तुम्हें मेरे घर भेजा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मैं सब समझ रहा हूँ। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि मैं ये सब रोक भी नहीं पा रहा हूँ। बेटा, अब और जीने की इच्छा ही नहीं है मेरी, तो भला कोई डॉक्टर क्या ही कर लेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मेरा ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। तुम चाहो तो अपने पापा से बात करके तुम वापस नहीं पापा जी, अब मेरा घर वो नहीं है, ये है, और यही मेरा परिवार भी है। और मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि चाहे जो हो जाए, अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना। शिवानी की बात सुनकर शिवशंकर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, और बस यही वो पल था जब शिवशंकर ने अपनी आखिरी सांस ली और शिवानी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली। खा गई ये करम जली, खा गई मेरे पति को। बता तूने कैसे मेरे पति को, बता, वरना आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये गलत है। झूठ मत बोलो तुम। मैंने देखा था, पता नहीं पापा को क्या खिलाया तुमने जिसे खाते ही पापा। अरे तो भैया को, अब वही तुम्हारा हिसाब करेंगे। सूरज के आने का इंतजार शिवानी को भी था, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन शिवानी ये नहीं जानती थी कि दुबई से वापस लौटने वाला शख्स तो कोई और ही था। सूरज, अच्छा हुआ जो आप आ गए। आप मुझे ले चलिए अपने साथ। अब मैं इस नरक में और नहीं रह सकती। देखिए ना माँ जी और सीमा मुझ पर कितना गलत इल्जाम लगा रही है। आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं रहूंगी। शादी के बाद से इन दोनों ने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तो और मुझ पर घर का सारा काम ऐसे ला दिया जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी। माँ और सीमा ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि कैसे तुम यहाँ अपने अमीर बाप की धौंस दिखाकर सारा दिन बस बिस्तर तोड़ती रही। मेरी गलती थी, तुम्हें नादान समझकर कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो तुमने किया है ना, उसके बाद ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और न ही मेरी जिंदगी में। इस एक पल में शिवानी के लिए सब कुछ खत्म हो गया। जिस ससुराल को वो अपना सब कुछ मानकर इतने दिनों से निभाने की कोशिश कर रही थी, वहीं से उसे अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और ऐसा करने वाला उसका पति ही था, जो अपनी माँ और बहन की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ चुका था। यहाँ मेरा कोई नहीं है, ये मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आज ये बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शिवानी अपना सामान लेकर निकल पड़ी और हमेशा के लिए अपने मायके वापस आ गई। सूरज और उसके परिवार से अब उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुछ था जो अभी होना बाकी था। 5 साल बाद। आप अब किससे मिलना है आपको? शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं अब लौट आया हूँ। अब जाकर मुझे समझ में आया कि असल में गलत तुम नहीं, बल्कि मेरी माँ और मेरी बहन थी, जिन्होंने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती रही, लेकिन तुमने भी तो कभी कुछ नहीं कहा। वो तो अच्छा हुआ कि पापा की लिखी एक पुरानी चिट्ठी मुझे घर में पड़ी मिल गई, जिसमें उन्होंने माँ और सीमा की सारी सच्चाई लिख दी थी। पर पता नहीं वो चिट्ठी उन्होंने मुझे भेजी क्यों नहीं। खैर, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ शिवानी, चलो मेरे साथ। कहाँ? उस घर में जो कभी मेरा हो ही नहीं सका। माफ कीजिए मिस्टर सूरज, अब पराए घर में पराए लोगों के साथ रहने का ना तो मुझे कोई शौक है और ना ही जरूरत। अब मैं खुद के लिए काफी हूँ। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पापा की लिखी वो चिट्ठी मैंने ही आप तक नहीं पहुँचने दी थी, पर शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। इतना कहकर शिवानी ने दरवाजा बंद कर दिया और सूरज बाहर खड़ा अपनी उन गलतियों पर पछताता रहा, जिनकी अब कोई माफी नहीं थी। रेखा, बरखा और माला तीनों बहनें दूसरे गांव मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गईं। वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहां कोई कुआं या तालाब जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहां पर एक कुआं था। तीनों जैसे ही पानी पीने लगती हैं, अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ।
मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वो मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? रेखा दीदी, बरखा दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती ना हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना, हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पियेंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। औरत दर्द से कराह रही थी, उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उस औरत पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, और वो आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया। तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहते हुए देखकर भी तुम्हें जरा सी दया नहीं आई। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूं कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वो ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। तीनों रोती हुई घर आ जाती हैं और सारी बात अपने भाई महेंद्र को बताती हैं। महेंद्र उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर वहाँ खेत में अब उनकी कुटिया नहीं थी। न जाने वे दोनों कहाँ चले गए थे। महेंद्र अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। महेंद्र की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थी। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू थू कर रहे थे। महेंद्र की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इनके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बहनें बिन ब्याही गर्भवती कैसे बनी? कौन विश्वास करेगा? भैया भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है। रेखा, कैसी बातें कर रही हो तुम तीनों? तुम तीनों बहनें मेरे लिए क्या हो ये बताने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। महेंद्र तीनों बहनों के साथ शिव जी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। तभी तीनों की नजर वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी पर जाती है, जो मंदिर में ही बैठे थे। भैया भैया, वो देखो, वो ऋषि और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली भैया, हमें ऋषि और उनकी पत्नी मिल गए। चलो रेखा दीदी, बरखा दीदी, हम उनसे माफी मांगेंगे। जय शिव शंकर, आपने हमें ऋषि और उनकी पत्नी से मिलवा दिया। आपकी सदा ही जय हो। चलो तीनों जल्दी चलो और इनसे माफी मांगो। चलो। महेंद्र तीनों बहनों के साथ उन ऋषि के पास जाता है और सिर झुकाकर क्षमा मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई। इन्होंने नादानी में ऐसा किया, इन्हें क्षमा कर दीजिए ऋषि महाराज। अच्छा, तो तू इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? जा, मैं नहीं माफ करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अब भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, अविवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। नहीं, पर हमें नहीं। अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम तीनों बहनें भी कभी शादी नहीं करेंगे। हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे। ऋषि महाराज, अगर आप ये शर्त रखेंगे तो हम तीनों बहनें इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद कभी भी किसी संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। महेंद्र की तीनों बहनें वादा करती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और महेंद्र अपनी बहनों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है।